So welcome students. Today we are going to move our text a little bit forward. In the last video, textual video I am talking about, we studied about the structure proposed by Watson and Crick about the DNA, which was based upon the Rosalind Franklin Wilkinson X-ray diffraction model. According to that model, they means Watson and Crick proposed the DNA molecule, प्रोटोटाइप उसका बनाया और उसके कुछ फीचर्स सामने आए। तो वहां पर जो फीचर्स है कि इट इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, पहला कैरेक्टर कि इट विल बी डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि एक्सरे की फिगर देखने के बाद जो डायमीटर कंसिडर करना चाहिए, अगर हमने सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का डायमीटर अगर देखा तो इट विल बी लेसर देन द एक्चुअल डायमीटर फाउंड इन द एक्सरे डिफ्रैक्शन। सो उन्होंने क्या किया कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंस्ट्रक्ट किया। अब डबल स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्ट करने के समय अगर दो डीएनए स्ट्रैंड है, yes, this is one of the nucleotide, this is another one. So इसकी लिंकिंग बनाने के बाद जो स्ट्रैंड बनेगा इट इज सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। दूसरा अगर ऐसा कंस्ट्रक्ट किया वेरी सिमिलर, तो यहां पर उसका नाइट्रोजनस बेस होता है, यहां पर होता, तो इट विल नेवर बी बाउंड टुगेदर। तो बाइंडिंग के लिए उसका ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा। देयरफॉर दिस इज 5' एंड दिस इज 3'। देयरफॉर इसको उल्टा करना मींस इट विल बी एंटी पैरेलल टू दी फर्स्ट स्ट्रैंड। सो ये दूसरा कैरेक्टर बन गया कि यस इट मस्ट बी पैरेलल बट द ओरिएंटेशन विल बी 3' to 5', means 3rd prime and 5th prime will be opposite in direction. So पहला कैरेक्टर कि वो डबल स्टैंडर्ड है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड वो वुंड हो रहा। दूसरा कि द स्ट्रैंड विच आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, मींस दे आर एंटी पैरेलल। तीसरी बात अकॉर्डिंग टू चेराप्स रूल उन्होंने दी कि यस एरेनाइन अगर है तो इसका बाइंडिंग हमेशा थायमिन के साथ होगा, और यहाँ पर अगर ग्वानाइन है तो उसका बाइंडिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होगा। इट मींस द बेस पेयरिंग इज कॉम्प्लीमेंटरी। अब कॉम्प्लीमेंटरी कैसी है कि प्यूराइन्स बाइंड विथ पेयर्स विथ पायरिमिडिन, ठीक है। आइडेनाइन इज प्यूराइन, और प्यूराइन का मतलब है कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये, और पायरिमिडिन आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके अंदर बॉन्डिंग होगा, इफ इट इज एडेनाइन एंड दिस इज ग्वानाइन देन डबल बॉन्ड, सॉरी थायमिन देन इट इज डबल बॉन्डिंग। अगर ग्वानाइन और साइटोसिन है तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब एक बार प्यूराइन तो दूसरा उसके अपोजिट में हमेशा पायरिमिडिन होगा। ड्यू टू दैट द डायमीटर ऑफ द डीएनए विल बी यूनिफॉर्म and the diameter due to this complementary pairing is always 20 angstrom, ठीक है। अगर प्यूराइन यहां पर भी है यहां पर भी है तो क्या हो जाता है, यहां पर डायमीटर बढ़ जाता है, बिकॉज प्यूराइन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर। दोनों जगह पर पायरिमिडिन है तो फिर डायमीटर कम हो जाता है। इट मीन्स यूनिफॉर्म डायमीटर कुड नॉट बी मेंटेन, लेकिन ये प्यूराइन पेयर्स विथ पायरिमिडिन के कारण उसका डायमीटर यूनिफॉर्म है, ये वाटसन एंड क्रिक ने बता दिया। आगे चल के उन्होंने बताया कि डीएनए फॉर्म्स डीएनए, ओके, दैट इज रेप्लिकेशन। देयरआफ्टर डीएनए विल मेक आरएनए एंड आरएनए विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। That is called central dogma of protein synthesis. Central dogma of protein synthesis. ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कवरीज और फिर
उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये हमने ऑलरेडी देख लिए थे, फिर भी एक बार आपको मैंने बता दिए 5-6 कैरेक्टर उसके हैं, और वो सारे कैरेक्टर की वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर बना वो एक वेल नोन स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब when we talk about the length of the डीएनए की लेंथ अगर हमने काउंट की तो इट इज ड्यू टू द न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन दी पॉलीमर। कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, अगर वो डबल स्ट्रैंडेड है तो फिर कितने न्यूक्लियोटाइड्स, एंड उसका डबल नेचर बनाने के बाद उसकी लेंथ। सो एक न्यूक्लियोटाइड के लिए कितनी जगह लगती, 3.4 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि उसका जो पिच है कंप्लीट राउंड अगर है उसका यहां से वहां तक, तो इट इज टेकिंग 34 एंगस्ट्रॉन। अब कुछ यूनिट्स है देखिए, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 3.4 नैनोमीटर इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉन, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मीटर, ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब किसी भी डीएनए की लेंथ कैसे काउंट करती है हमें पता है, कितने न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर है, अगर वो डबल स्ट्रैंडेड है तो फिर 2 स्ट्रैंड की लेंथ सिंगल टाइम काउंट करना है। तो जितने न्यूक्लियोटाइड उसको मल्टीप्लाई करना है 3.4 एंगस्ट्रॉन से, या फिर 0.34 नैनोमीटर से, ठीक है। तो ये अगर बात हमें पता है तो हमने देखा था कि थीटा 174 ये बैक्टीरियोफेज है, उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, एस्चेरिशिया कोलाई उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स है। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द हैप्लॉइड सेट्स ऑफ द ह्यूमन सेल, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, तो हमने देखा था कि 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स वहां पर है हैप्लॉइड सेट में। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मैमेलियन सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए है वो तो डिप्लॉयड फॉर्म में होगा। सो डिप्लॉयड मींस इसके डबल मींस 3.3 के डबल, सो इट बिकम 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स बनेगा। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या लिया था, हैप्लॉइड सेट लिया था, n नंबर लिया था, तो इट वाज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स था। अब कंप्लीट डीएनए अगर हमने काउंट करना है तो उसकी लेंथ तो मीटर के हिसाब से अगर काउंट करना है तो देखिए एक बेस पेयर के लिए कितनी जगह लग रही, 0.34 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹, तो ये मीटर बन गया उसका। तो इतने बेस पेयर्स है तो उसका मीटर अगर बनेगा तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। मींस एक सेल के अंदर जो डीएनए की लेंथ हमें मिल रही, कंप्लीट डीएनए डिप्लॉयड फॉर्म में जितना भी डीएनए होगा मैमेलियन सेल में, उसकी लंबाई हमें मिलेगी 2.2 मीटर, ठीक है। अब मीटर तो आप लोग समझ रहे कि कितना लंबा है, और ह्यूमन के या फिर मैमल के सेल की साइज, जो सबसे बिगेस्ट सेल है दैट इज ओवम, उसका डायमीटर 100 माइक्रोन का है, सबसे बड़ी सेल 100 माइक्रोन। तो उसमें भी अगर ये डीएनए हमने डाल दिया तो इट इज इन मीटर, वो नहीं बैठ सकता वहां पर। मीन्स इतना लंबा डीएनए थ्रेड छोटी सेल के अंदर, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लिएटेड सेल अगर है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के अंदर होगा। इट मीन्स इतनी बड़ी सेल और उसके अंदर इतना छोटा न्यूक्लियस, और यहां पर हमें डीएनए रखना है। ये टोटल डायमीटर ऑफ द सेल एट द मोस्ट इज 100 माइक्रोन, इतना है। ह्यूमन एक सेल का 100 माइक्रोन का डायमीटर है। अगर इतनी बड़ी सेल में भी अगर न्यूक्लियस की हम बात करेंगे तो कुछ माइक्रोन में होगा, बहुत ही छोटा होगा, उसके अंदर इतना लंबा डीएनए रखना है, तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल, ये क्वेश्चन रेज हो जाता है। फिर इसका भी पढ़ाई किया, साइंटिस्ट लोगों ने फाइंडिंग किया, एंड देन इट वाज फाउंड इट वाज पैकेज वेरी प्रॉपरली। सो पैकेजिंग ऑफ डीएनए वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ।
कि कैसे पैक किया, इतना बड़ा मॉलिक्यूल इतनी छोटी जगह में कैसा पैक करके रखा, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके, सो पैकेजिंग के लिए क्या किया, जैसे कि सारी बेसिक बातें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्या वजह है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड है और फॉस्फोरिक एसिड के कारण ये एसिडिक और एसिडिक फॉर्म में वो नेगेटिवली चार्ज बन गया, चार्ज उसके ऊपर जो है नेगेटिव है। अब इसको होल्ड करने वाले जो भी स्ट्रक्चर रहेंगे उनके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। तो ये डीएनए पार्टिकल होल्ड करने के लिए सम प्रोटीन्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर कॉल्ड एज हिस्टोन्स। ये प्रोटीन्स हैं एंड दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्या कारण है? अब कोई भी प्रोटीन की बात अगर हम करेंगे तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। सो यहां पर जो अमीनो एसिड है वो ज्यादातर अमीनो एसिड ऐसे होने चाहिए कि उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, देन दिस हिस्टोन प्रोटीन कैन बी पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि अमीनो एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट थ्री टाइप्स, सम आर नेगेटिवली चार्ज, सम आर पॉजिटिवली चार्ज एंड सम आर न्यूट्रल। अब ये तीनों भी किसी भी प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। अब उस प्रोटीन का नेचर पॉजिटिवली चार्ज कब होगा? व्हेन इट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो फिर वहां पर नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज्यादा होंगे। तो हिस्टोन में क्या हो गया? लाइसिन एंड आर्जिनिन। फिर से सुनो, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दो अमीनो एसिड्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, इनका नंबर बहुत ज्यादा होने के कारण हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ओके, अब ये प्रोटीन डीएनए के पास अगर आ गए तो उनके अंदर म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। ओके, इसकी वजह से ये होल्ड करके रखते हैं उसको। अब डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। सो हिस्टोन प्रोटीन्स के अलग अलग फॉर्म्स है। उनमें हिस्टोन प्रोटीन के देखिए फॉर्म्स में बता रहा हूं। H फॉर हिस्टोन, सो H1, देन H2, H3 एंड H4। ठीक है, अब यहां पर H2 दो टाइप के, H2A एंड H2B। तो टोटल बन गए 5। ठीक है, H1 हिस्टोन नंबर 1, हिस्टोन नंबर 2, लेकिन उसमें कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन अलग अलग हुआ, इसलिए दो टाइप है, H2A एंड H2B, एंड थर्ड वन इज H3 एंड H4। ओके, अब यहां पर क्या हुआ? हिस्टोन प्रोटीन्स ऑर्गेनाइज इनटू अ स्ट्रक्चर, एक हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा, थर्ड एंड नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर जो है H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, 4। अब H2A की और एक कॉपी, H2B की और एक कॉपी, H4 की और एक कॉपी एंड H3 की और एक कॉपी, मीन्स कितने हो गए? 8। सो दिस फॉर्म द ऑक्टेमर, इसका बन गया ऑक्टेमर। सो ऑक्टेमर ये 4 मिलके बन गया, और H1 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस ऑक्टेमर, ये स्ट्रक्चर हो गया ऑक्टेमर। ऑक्टा मीन्स 8 और वो यूनिट है, देयरफॉर मर, यूनिट को नाम दिया ऑक्टेमर। सो 8 का ये स्ट्रक्चर बन गया विच इज कॉल्ड एज ऑक्टेमर। अब डीएनए इतना लंबा है तो उसको उंड करके रखना है, देयरफॉर ये डीएनए के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे ये डबल स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल दिस इज द डीएनए, ये ऐसा डीएनए आ गया डबल स्टैंडर्ड,
और इसके अराउंड में ये वुंड होके, जैसे कि ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर में यहां पर अभी दिखाता हूं कि दिस इज द ऑक्टेमर, ये ऑक्टेमर है। तो डीएनए आया इधर से और एक राउंड कंप्लीट किया, लेकिन दूसरा राउंड कंप्लीट करने के पहले बाहर निकल गया। एक राउंड कंप्लीट किया, दूसरा करने के पहले बाहर निकल गया। ठीक है, इस हिसाब से यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऑक्टेमर के अराउंड में डीएनए का रैपिंग हुआ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब यहां पर जो स्ट्रक्चर बन गया ऑक्टेमर के साथ डीएनए, देन इसको एक नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। इसको भी हम न्यूक्लियोसोम नाम देंगे, न्यूक्लियोसोम। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? ऑक्टेमर प्रोटीन विच इज फॉर्म बाय H2A, H2B, H3 एंड H4, इसके डबल मॉलिक्यूल। सो 8 का मिलके एक स्ट्रक्चर बन गया विच इज कॉल्ड एज ऑक्टेमर। और उसके अराउंड में देखिए यहां पर ये फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑक्टेमर। सो डीएनए आया, एक राउंड कंप्लीट किया और इधर निकल गया, इधर से आया, एक राउंड कंप्लीट करके इधर निकल गया, फिर यहां पर उन ऐसा करते करते ये एक बहुत बड़ी न्यूक्लियोसोम की चेन बनेगी। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम के अराउंड में जितना डीएनए रैप हुआ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वहां पर उसने कितने बेस पेयर, तो 200 बेस पेयर यहां पर उंड हो गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब यहां पर जो 2 एंड है वो निकल जा सकते, तो दोनों एंड को पकड़ने के लिए यहां पर नेक्स्ट वाला जो प्रोटीन है हमारा, ये H1, इसको लगा के रखा यहां पर। सो इस तरह से वो, जैसे कि कुछ खुलना नहीं चाहिए इसलिए हम लोग बांध के रखते, वैसा है बांध के रखने के लिए H1 का यूज हुआ। सो दिस इज कोर प्रोटीन एंड दिस इज नॉट कोर प्रोटीन, ये कोर के बाहर है। H1 इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का वो पार्ट नहीं है, वो 2 स्ट्रैंड को होल्ड करके रखने वाला प्रोटीन है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया न्यूक्लियोसोम, तो अभी टोटल जो डीएनए की लेंथ होगी जितनी भी है, अब यहां पर एक ऑक्टेमर, दूसरा ऑक्टेमर, थर्ड वन, नेक्स्ट वन, तो ये डीएनए आके उन हो गया लाइक दैट। सो एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो अब ये जो फाइबर बन गया, ये जस्ट डीएनए फाइबर नहीं रहा, तो इसको नाम दिया हमने न्यूक्लियोसोम फाइबर। ये जो फाइबर है, अब ये डीएनए फाइबर नहीं बोलेंगे इसको, इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम फाइबर। अब ये न्यूक्लियोसोम के कारण डीएनए की जो लेंथ थी 2.2 मीटर, अब उतनी नहीं रही, ये वुंड होने के कारण उसका ये कंडेंस हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोसोम फाइबर है, इट इज फाउंड इन इंटरफेजिक न्यूक्लियस। इंटरफेज में न्यूक्लियस इज वेरी एक्टिव। इंटरफेज में एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, ऐसे 3 टाइप के फेजेस होते हैं। वहां पर डीएनए कुछ ना कुछ बनाते रहता है, और यहां पर उसको ओपन करने के लिए ये जो फाइबर्स है, ये न्यूक्लियोसोम फाइबर होता है और उसका नाम है क्रोमैटिन। अब वो जो पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा हमें सारे न्यूक्लियोसोम फाइबर का, एक जैसे कि बहुत ही बारीक तरीके से अगर हमने देखा तो दिस इज दी, यहां पर जगह जगह पर है न्यूक्लियोसोम। तो ये जो मटेरियल मिल रहा हमें, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। सो दैट फॉर्म द क्रोमैटिन फाइबर। अब ये क्रोमैटिन फाइबर एक दूसरे के अराउंड रैप हो जाएगा, फिर वो और कम उसकी लेंथ हो जाएगी और रैप हो जाएगा। ऐसा करते करते उसकी लेंथ कम हो रही और डायमीटर बड़ा हो रहा। सो ये ड्यूरिंग मेटाफेज हमें बहुत बड़ी ऐसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसका दिखेगा, बिकॉज यहां पर डीएनए अलॉन्ग विद हिस्टोन प्रोटीन। अब यहां पर हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम के अंदर है, लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है इसको पकड़ के रखने के लिए। दे आर कॉल्ड एज नॉन
हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। देखिए न्यूक्लियोसोम के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, कहां, वहां पर है हिस्टोन प्रोटीन। और ये न्यूक्लियोसोम फाइबर बनने के बाद इसको फिर से रैप करने के लिए कुछ प्रोटीन्स पकड़ के रखने के लिए वहां पर लगेंगे, तो वो हिस्टोन प्रोटीन है। वो कौन से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द क्रोमोसोम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये क्रोमोसोम बनेगा इन द एंड ऑफ द रैपिंग। ऐसा करके ये मटेरियल अब छोटी सी जगह में बैठ सकता। सो इतना बड़ा लंबा डीएनए will be confined to very small space called as nucleus. वहां पर ये रहेगा in the form of chromatin, और during cell division it will be condensed into the chromosome. This structure is called as chromosome. इस तरह से पैकिंग होगा। पहले लंबा डीएनए न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन था, फिर हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर, उसके अराउंड में डीएनए रैपिंग बन गया न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम फाइबर फिर से कंडेंस हुआ, ओवरलैप हो गया, और उसको पकड़ के रखने के लिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ने हेल्प की, और ये क्रोमैटिन मैटर बाद में क्रोमोसोम बन गया। तो इसकी लेंथ कम हो रही, डायमीटर बढ़ रहा। सो ये डायमीटर अप टू 750 नैनोमीटर तक ये जा सकता, इतना उसका डायमीटर बढ़ेगा। लेंथ लेकिन कम हो जाएगी, और यहां पर लेंथ बढ़ेगी, यहां से इधर जाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम फाइनल। और ऐसा अगर आएंगे तो ये डायमीटर बढ़ेगा लेकिन लेंथ कम हो जाएगी, वेरी शॉर्ट, डिफरेंट टाइप। ओके, अब ये न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड हो सकता। अब इसके अंदर जो मटेरियल है हम उसको क्रोमैटिन मटेरियल नाम देंगे, क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जब ये ऐसा डिस्पर्स फॉर्म में होता है, देन इट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। ये जो न्यूक्लियोसोम फाइबर यहाँ पर इंटरमिंगल होके बैठ गया न्यूक्लियस के अंदर ड्यूरिंग इंटरफेज, देन इट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। ये इंटरफेज में होगा, इंटरफेज के अंदर ये क्रोमैटिन मटेरियल हमें दिखता, और ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो दिस इज फाउंड इन एम्फेज, एम्फेज के टाइम में ये दिखेगा। अब क्रोमैटिन व्हेन दे आर स्टेन मीन्स उसको कलर किया, तो उसके दो टाइप मिलते, एक लाइटली स्टेन्ड, और दूसरा है डार्कली स्टेन्ड। जो डार्कली स्टेन्ड है वो वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन, इसका नाम है हेटेरोक्रोमैटिन। और जो लाइटली है दैट इज कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन। अब यूक्रोमैटिन इज लाइटली स्टेन्ड, और डार्कली जो स्टेन्ड है दैट इज हेटेरोक्रोमैटिन। दो टाइप के क्रोमैटिन यहां पर आपको दिख रहेगा, जैसे कि दिस इज वेरी डार्क, दिस इज लाइट, दिस इज लाइट। जहां पर डार्क दिख रहा दैट इज हेटेरोक्रोमैटिन, जहां पर लाइट दिख रहा दैट इज यूक्रोमैटिन। व्हाट इज दैट कि यूक्रोमैटिन थोड़ा स्प्रेड है, इट इज नॉट टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक नहीं है, देयरफॉर उसका कलर इतना डार्क नहीं है। अगर टाइटली पैक है तो डार्क कलर दिखेगा, ठीक है। सो इसकी वजह क्या है कि दिस इज एक्टिव, यहां पर एमआरएनए बनेगा, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये हमेशा काम में लगा रहेगा, देयरफॉर इट इज लूजली पैक्ड एंड देयरफॉर इज लाइटली स्टेन्ड। सो लाइटली स्टेन्ड है लेकिन एक्टिव है, सो एक्टिव क्रोमैटिन इज यूक्रोमैटिन एंड इनएक्टिव क्रोमैटिन इज हेटेरोक्रोमैटिन बिकॉज इट इज टाइटली पैक्ड। क्योंकि यहां पर जीन्स नहीं है, या फिर रेप्लिकेशन या सॉरी ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो मटेरियल लगता है वो यहां पर नहीं है, एंड देयरफॉर इज टाइटली पैक्ड। और टाइटली पैक होने के कारण उस कलर भी होल्ड करके रखता ज्यादा, सो इट इज लुकिंग डार्क इन कलर। डार्क कलर वाला जो है हेटेरोक्रोमैटिन है। सो दिस इज द पैकेजिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब इसके बाद हमें देखना है कि इज इट रियली डीएनए ओनली द जेनेटिक मटेरियल, इसके क्या प्रूफ्स है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू।